हेलो इंजीनियर्स। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के यूनिट 2 के लेक्चर थर्ड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं स्टैंडर्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील बार अंडर टेंशन, यील्ड स्ट्रेस, प्रूफ स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस, स्ट्रेन एट वेरियस क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है। स्टैंडर्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द माइल्ड स्टील बार। तो जब भी हम लोग अगर माइल्ड स्टील में टेंसाइल टेस्ट करते हैं और उसका स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हमारे पास में कुछ ऐसा कर्व बनना हुआ आता है। ठीक है। यहाँ जो ओ से ए तक का जो रीजन है ये वाला, ये परफेक्टली स्ट्रेट लाइन होता है और स्ट्रेस और स्ट्रेन एग्जैक्टली यहाँ पर प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स कि सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। ठीक है। इस रीजन में हमारा हुक्स लॉ जो है वो वैलिड होगा। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें ये पॉइंट ए की, तो ये हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट है। पॉइंट ए जो है हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट है। ठीक है। यहाँ स्ट्रेट लाइन खत्म होता है और इस पॉइंट के बाद का जो कर्व होता है ये वाला, अब ये हल्का सा कर्व होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट इस ए पॉइंट के बाद में हमारा हुक लॉ जो है वो इनवैलिड हो जाता है, अब स्ट्रिक्टली वैलिड नहीं रह जाता। ठीक है। और स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो प्रोपोर्शनलिटी का जो रिलेशनशिप था वो भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है। तो याद रखना है कि ये हमारा जो ए है वो प्रोपोर्शनल लिमिट है और बी जो है वो हमारा इलास्टिक लिमिट है। ठीक है। दोनों में अंतर होता है। बी इज हमारा इलास्टिक लिमिट। ए तक हमारा स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, और बी तक जो है हमारा कोई भी मटेरियल जो है वो इलास्टिक होता है। दैट मीन्स कि उसके अंदर की प्रॉपर्टी जो है इलास्टिसिटी शो करती है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि मतलब कि लोड हटाओ, वापस ओरिजिनल शेप में वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है। सी हमारा अपर यील्ड पॉइंट है, ये जो है सी। ठीक है। फिर ये हमारा डी जो है लोअर यील्ड पॉइंट है। ठीक। अब डी के बाद वाला जो है हमारा सी जो है ये हमारा अपर यील्ड पॉइंट। ठीक है। और डी जो है हमारा लोअर यील्ड पॉइंट है। अब यहाँ से सी से जो है स्ट्रेस ड्रॉप होता है, थोड़ा नीचे आता है और डी पर आने के बाद में क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है। तो ये लोअर यील्ड पॉइंट है, ये जो डी है हमारा, ये लोअर यील्ड पॉइंट है और इसी के प्रोपोर्शनल में जो हमारा स्ट्रेस होता है उसको हम लोग यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है। तो आगे देखते हैं। ये जो है हमारा डी से ई तक का जो रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं यील्ड प्लेट्यू। यील्ड प्लेट्यू। यहाँ पे जो है हमारा मटेरियल परफेक्टली प्लास्टिक होता है, परफेक्ट प्लास्टिक रीजन। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे क्या कि ये स्ट्रेस बढ़ नहीं रहा है लेकिन स्ट्रेन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक है। फिर हमारा जो ई से एफ तक का जो ये रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। ठीक है। तो यील्ड प्लेट्यू के खत्म होने के बाद मटेरियल फिर से रेजिस्टेंस देने लगता है। इंटरनली जो क्रिस्टल ग्रेन्स होते हैं वो रोटेट और रीअरेंज होते हैं। ठीक है। तो मटेरियल स्ट्रॉन्गर होने लगता है और स्ट्रेस जो है वो फिर से बढ़ने लग जाता है। इसी को हम लोग स्ट्रेन हार्डनिंग या फिर वर्क हार्डनिंग कहते हैं। ठीक है। फिर हमारा जो एफ पॉइंट है, ये एफ पॉइंट को हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट बोलेंगे। ठीक है। ये कर्व का सबसे ऊपर का पॉइंट है, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेस जो है कोई भी मटेरियल इतना झेल पाता है। ठीक है। तो अगर माइल्ड स्टील का यूटीएस की बात करें, माइल्ड स्टील का यूटीएस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 400 टू
420 न्यूटन पर एम स्क्वायर आता है। ठीक है। फिर उसके बाद एफ से जी तक का जो पोर्शन है वो हमारा नेकिंग नेकिंग रीजन है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा नेकिंग रीजन कहलाता है। दैट मीन्स कि अगर हमारा मटेरियल पहले ऐसा था तो जब इसमें हम लोग टेंसाइल फोर्स लगा रहे थे तो ये हमारा मटेरियल जो है अब वो ऐसा डिफॉर्म हो गया। ठीक है। ऐसा ये पतला होने लगा तो इसी को हम लोग नेकिंग कहते हैं। और इसी नेकिंग होने के बाद में हमारा जो है ये मटेरियल टूट जाएगा। ठीक है। और जी जो है हमारा वो क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारे पास में। यील्ड स्ट्रेस क्या होता है? तो यील्ड स्ट्रेस इज द स्ट्रेस एट विच द मटेरियल बिगिंस टू डिफॉर्म प्लास्टिकली विथआउट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन लोड। तो ये वाला जो स्ट्रेस था हमारा, यहाँ पे ही हम लोग देख रहे हैं कि बिना स्ट्रेस में चेंज हुए जो हमारा मटेरियल है वो प्लास्टिकली डिफॉर्म हो रहा था। ठीक है। ये वाला जगह पे, तो इसी वाले जगह पे जो हमारा स्ट्रेस आ रहा था उसको हम लोग यील्ड स्ट्रेस बोल रहे थे। फिर प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है? तो प्रूफ स्ट्रेस इज द स्ट्रेस एट विच अ मटेरियल एग्जिबिट्स अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ परमानेंट स्ट्रेन, यूजुअली 0.1 टू 0.2%। किसी किसी मतलब कि मटेरियल में जो नहीं हमारा वो कर्व ऐसा नहीं आकर के डायरेक्टली ऐसा कर्व रहता है। ठीक है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के कंपैरिजन में निकालते हैं। 0.2% स्ट्रेन के कंपैरिजन में हम लोग इस तरह से लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं। जैसे हमारा ये कुछ ऐसा रहा, तो यहाँ पे हमारा 0.2% स्ट्रेन है। तो इस पॉइंट पे जो हमारा स्ट्रेस का वैल्यू होगा उसी को हम लोग प्रूफ स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है। तो अल्टीमेट स्ट्रेस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस a material can withstand before necking begins। तो ये वाला जो जोन था हमारा, ये वाला, ये मैक्सिमम हमारा स्ट्रेंथ था, सॉरी स्ट्रेस था जो कोई मटेरियल जो है वो बियर कर सकता है। इसके बाद हमारा नेकिंग शुरू हो जाता है। एफ से जी तक वाला जो पोर्शन है उसमें हमारा नेकिंग शुरू हो गया था। ठीक है। तो ये एफ पे जो हमारा स्ट्रेस होगा उसी को हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेस बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे वाले सेशन में हम लोग देखने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, हार्डनेस, स्टिफनेस, टफनेस, मेलेबिलिटी, क्रीप, फटीग, ये सारी चीजें क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। हाँ, तो बात करते हैं हम लोग इलास्टिसिटी क्या होता है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच it returns to its original dimension during unloading is called elasticity and the material is called elastic। मतलब क्या, एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसके द्वारा जो है मटेरियल अपने ओरिजिनल डायमेंशन पे आ जाए। जैसे कि ये हम लोग लोड लगाएं, मटेरियल क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया। फिर जैसे ही हम लोग लोड हटाएं वापस से मटेरियल क्या हो गया, ओरिजिनल शेप में आ गया। तो इसे ही हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। तो रबर बैंड में भी हम लोग देखते हैं कि रबर बैंड को जब खींचते हैं तो वो बढ़ जाता है, जैसे छोड़ते हैं वो हमारा रबर बैंड जो है वापस अपने पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है। तो ये रहा हमारा लीनियरली इलास्टिक अगर मटेरियल रहेगा तो उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऐसा दिखेगा, लोडिंग करते टाइम उसका ऐसा दिखेगा, और अनलोडिंग भी ग्राफ हमारा ऐसा आएगा। ठीक है। और नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल जब रहेगा तो उसका लोडिंग कर्व हमारा ऐसा बनेगा, और जब हम लोग लोड हटाएंगे तो वो अपने शेप को इस तरह से गेन कर लेगा। ठीक। फिर प्लास्टिसिटी क्या होता है? प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अंडरगोज परमानेंट डिफॉर्मेशन without fracture after the applied stress exceed the elastic limit and retains the deformed shape even after the removal of load। दैट मीन्स कि मटेरियल जो है हमारा उसको
अगर हम लोग बहुत ज्यादा हद तक उसको लंबा खींच दिए, ठीक है। तो अब जो है ना वो अपना इतना सा ही शेप को वापस लेकर के आ पाता है, ठीक है, इतना सा जगह को वो वापस बाउंस बैक करा पाया, और ये जो है इतना सा जो है वो पुराने शेप से बड़ा हो गया, ठीक है, ये डेल्टा एल। तो इसमें जो डिफॉर्मेशन आया वो हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आया, और इसी को हम लोग रेसिड्यू स्ट्रेन भी कहेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कोई मटेरियल जो है वो पूरी तरह से जैसे प्लास्टिक रहा तो वो अगर उसको बहुत ज्यादा खींच देंगे तो वापस से अपने शेप पे नहीं आ पाता है, ठीक है। retains the deformed shape even after the removal of load। डक्टिलिटी क्या है? तो डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर्स। हम लोग शायद 9th 10th क्लास में भी पढ़े होंगे मटेरियल में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। तो डक्टिलिटी हमारा क्या होता है, एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिससे हम लोग किसी भी मेटल को खींच करके उसको वायर के फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। इसी का हमारा एक और होता था मेलेबिलिटी, जिसमें हम लोग उस मटेरियल को पीट पीट करके थिन शीट में चेंज कर सकते थे। Brittleness, the brittleness is the property of a material by virtue of which it fractures suddenly under the load without undergoing a significant plastic deformation। जैसे कि हमारा पेंसिल है, पेंसिल को जब हम लोग इस तरह से तोड़ते हैं तो वो हमारा ब्रिटल मटेरियल है, तो वो ऐसे टूट जाता है, ठीक है, बिना खींचे हुए। लेकिन अगर हम लोग कोई प्लास्टिक की चीजों को अगर थोड़ा सा खींचेंगे तो वो हल्का सा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है कि ये फ्रैक्चर सडन कर लेता है, अचानक से टूट जाता है, ठीक है। इसमें हम लोगों को कोई भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता। हार्डनेस क्या है? तो हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट रेजिस्ट स्क्रैचिंग, एब्रेशन, इंडेंटेशन और पेनिट्रेशन बाय अनदर हार्डर मटेरियल। जैसे ये मटेरियल है, इसके ऊपर में हम लोग स्क्रैच करेंगे तो ये प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का कि मतलब इसको स्क्रैच नहीं होने देगा, ठीक है। जितना ज्यादा हार्ड मटेरियल रहेगा वो उसमें बहुत कम ही स्क्रैच आएगा, या वो रजिस्ट करेगा स्क्रैच को, एब्रेशन को, ठीक है, या कोई मेटल्स को, कांटे को जाने से रोक सकता है, पेनिट्रेशन को रोकेगा, ठीक है। स्टिफनेस क्या होता है? रिजिडिटी। तो स्टिफनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट रजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर अप्लाइड लोड। बोलते हैं ना कि जैसे कि ये बच्चा बहुत ज्यादा स्टिफ है, ठीक है, ढीठ है, तो उसी तरह से हमारा ये जो एक ऑब्जेक्ट है ये भी बहुत ज़्यादा ढीठ है। तो इसमें अगर हम लोग लोड लगाएंगे तो इसमें ये क्या करेगा, उसको रजिस्ट करेगा, ठीक है, डिफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो स्टिफ मटेरियल अंडरगोज वेरी लिटिल डिफॉर्मेशन। स्टिफ मटेरियल जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगाने पर भी बहुत कम उसमें क्या देखने को मिलता है, डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। टफनेस क्या होता है? टफनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट कैन एब्जॉर्ब एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर। मतलब क्या, वो मटेरियल जो है कितना ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है टूटने से पहले, उसी को हम लोग टफनेस कहते हैं। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू विथस्टैंड बोथ हाई स्ट्रेस और लार्ज स्ट्रेन बिफोर ब्रेकिंग। टूटने से पहले इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ स्ट्रेस को बियर कर सकेगा, और इसमें लार्ज स्ट्रेन भी देखने को मिलेगा। मेलेबिलिटी अभी जस्ट बताएं कि किसी भी मटेरियल को पीट पीट करके उसको थिन शीट में चेंज कर सकते हैं, bitten into rolled or pressed into a thin sheet without any fracture। Creep क्या होता है? Creep is the property of a material by virtue of which it undergoes slow and progressive permanent deformation over a period of time under a constant load or stress even if the strength is below the elastic limit। कोई कोई मटेरियल में होता है क्या, जैसे मान लेते हैं ये मैक्सिमम 50 न्यूटन को बियर कर सकता है, ठीक है, लेकिन अगर उसी पे हम लोग 10 न्यूटन का फोर्स लगाए हुए हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे इसमें भी डिफॉर्मेशन आ जाएगा सेम लोड पे। भले ये इलास्टिक जो हमारा लिमिट है उससे बहुत कम है, लेकिन फिर भी टाइम के कारण ये क्या हो जाएगा, इसमें डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो क्रीप उसे ही हम लोग कहते हैं।
फिर आया हमारा फटीग। तो फटीग इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट फ्रैक्चर्स अंडर अ रिपीटेड cyclic loading at a stretch much lower than its ultimate tensile strength or even its yield stress। ठीक है। सेम एग्जांपल जैसे मान लेते हैं कि ये जो है इसका 50 न्यूटन हमारा यील्ड स्ट्रेस दिया है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है। ठीक है। तो क्या होगा कि अगर हम लोग इस पे 10 न्यूटन का लोड बार बार एक बार हटाएं, फिर लगाएं, फिर हटाएं, फिर लगा दिए लोड, तो ये क्या होगा, मटेरियल डिफॉर्म हो जाएगा। और ऐसे डिफॉर्मेशन को फटीग बोलते हैं। ठीक है। आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी ड्यू टू एक्सियल फोर्स, सेल्फ वेट, forces applied at intermediate section, maximum minimum stress in induced composite section under axial loading। तो आगे से मतलब कि ये जो हमारा है न्यूमेरिकल सेशन भी शुरू होने लग जाएगा। ठीक है। थ्योरी यहाँ तक था, इसमें और थोड़ा सा थ्योरी देख लेंगे, इन सभी चीज़ों का डेरिवेशन देख लेंगे, उसके बाद जा करके हम लोग न्यूमेरिकल सेशन शुरू करेंगे। ठीक है। दिस इज शिवल सूत्रा साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।